नमस्कार, खास रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। आज हम बात करेंगे उस पड़ोसी देश की जिसके साथ भारत के सदियों पुराने रिश्ते हैं। भारत और नेपाल के संबंध हमेशा से सांस्कृतिक और सामाजिक तौर पर गहरे रहे हैं, लेकिन हाल के वर्षों में नेपाल की राजनीति में चीन के बढ़ते दखल और अमेरिका के निवेश ने हमारे संबंधों को और पेचीदा बना दिया है। नेपाल की जनक्रांति के बाद अंतरिम सरकार में क्या नेपाल भारत का स्वाभाविक साझेदार रहेगा या चीन की ओर झुकाव बढ़ेगा? क्या भारत को अपनी नीति बदलनी होगी? नेपाल की क्या प्राथमिकताएं होंगी? और सबसे बड़ा सवाल, नेपाल में बदलते समीकरण दक्षिण एशिया की राजनीति को किस दिशा में ले जाएंगे? क्योंकि भारत के लिए नेपाल सिर्फ एक बफर स्टेट नहीं बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से गहरे रिश्तों वाला देश है। तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की आज कोशिश भी करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। जन क्रांति से भारी क्षति के बाद नेपाल अब शांति की तरफ लौट रहा है। देश की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने कार्यभार संभाल लिया है। भारत के लिए नेपाल की राजनीतिक स्थिरता हमेशा से प्राथमिकता रही है। चीन बेल्ट रोड इनिशिएटिव और अमेरिका मिलेनियम चैलेंजेस कारपोरेशन के जरिए वहां अपना निवेश बढ़ा रहा है। ये भारत के लिए चिंता का विषय है। इस बीच भारत की कोशिश है कि नेपाल का लोकतांत्रिक ढांचा मजबूत बना रहे और वहां भारत को राजनीतिक मुद्दा बनाकर एंटी इंडिया भावना न भड़काई जाए। कुल मिलाकर भारत वेट एंड वॉच की स्थिति में है। नेपाल की जनता जिस भी सरकार को चुनेगी, भारत उसके साथ सहयोग करेगा। अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने कार्यभार संभालने के बाद जो मुख्य बातें सामने आई हैं, पहले उन्हें जान लेते हैं। जेनजेड आंदोलन में मारे गए शहीद घोषित, पीड़ितों के परिजनों को 10-10 लाख मुआवजा दिया जाएगा। भ्रष्टाचार खत्म करने का संकल्प लिया। 6 महीने से ज्यादा सत्ता में नहीं रहेंगी सुशीला कार्की। 15 मंत्रियों के नामों पर विचार मंथन जारी है। नवनिर्वाचित संसद को अधिकार सौंप देंगी सुशीला कार्की। नेपाल में 5 मार्च 2026 को आम चुनाव कराए जाएंगे। काठमांडू के 6 जगहों पर अब भी कर्फ्यू जारी है। पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। भारत नेपाल सीमा पर भी आवाजाही शुरू कर दी गई है। अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के भारत के बारे में ये विचार रहे हैं। जुलाई 2025 में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये बातें कही थी। दोनों देशों के संबंध बहुत पुराने हैं। सरकार चाहे बदलती रहे, लेकिन दोनों देशों की जनता का रिश्ता बेहद गहरा है। उनके कई रिश्तेदार और परिचित भारत में रहते हैं और अगर उनके साथ कुछ होता है तो नेपाल के लोगों की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। भारत ने हमेशा नेपाल की मदद की है और दोनों देशों के बीच गहरी आत्मीयता और प्रेम है। जैसे रसोई में बर्तन एक साथ हों तो आवाज जरूर होती है, वैसे ही छोटे मोटे मतभेद होते रहते हैं, लेकिन भारत और नेपाल का रिश्ता मजबूत है। पीएम मोदी ने कहा कि सुशीला कार्की की नेपाल की अंतरिम पीएम के रूप में नियुक्ति महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है। नेपाल की जनता ने मुश्किल समय में लोकतंत्र में भरोसा रखा। भारत हमेशा उनके साथ है। नेपाल में अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभालने पर 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से श्रीमती सुशीला जी को हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि वे नेपाल में शांति, स्थिरता और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगी। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में सुशीला जी का आना महिला सशक्तिकरण का वह बहुत उत्तम उदाहरण है। नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। लोगों को पीएम सुशीला कार्की सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। और नई सरकार से उम्मीद है हमारी जल्द से जल्द युवा को रोजगार और विदेश पलायन नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य, आपके हॉस्पिटल स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, इसमें नई सरकार आने से उससे बेहतर होगा हमारे, यही हम चाहते हैं। ये बाध्यता की नहीं, डर तो क्या है सर? डर तो कोई नहीं है। ये तो जनता ले करा हुआ है, जनता विद्यार्थी ले करा हुआ है, जो स्टूडेंट ले, वो डर तो क्या है? डर तो कोई नहीं, नेताओं के लिए है। थोड़ा अच्छा किया है बनने ले, लेकिन ये बातें सार्वजनिक भवन जलाना मत था। वो तो हमारा संपत्ति है और वो बनाने के लिए टाइम लगेगा।
उधर विदेश मामलों के जानकार मानते हैं कि नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन चुनाव होने में 6 महीने हैं। ये वक्त नेपाल के भविष्य को लेकर कई सवाल खड़े करता है। और वो बहुत ही एमिनेंट जज हैं, और जब वो चीफ जस्टिस थी, द फर्स्ट लेडी चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल, उन्होंने बड़े अच्छे डिसीजन लिए, बिल्कुल फ्री एंड फेयर, किसी के खिलाफ नहीं। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने भी गड़बड़ काम किया है तो उनके खिलाफ भी। ये तक नौबत आ गई थी कि पॉलिटिकल पार्टीज उनसे बड़े नाराज़ थे, उनको कहा उनको हम इम्पीच करेंगे, ऐसे भी। तो बहुत ही अपराइट और ऑनेस्ट पर्सन हैं, और जैसे उन्होंने तुरंत ही इलेक्शन की तारीख अनाउंस कर दी है, इससे लगता है कि वो बहुत बिजनेस लाइक वे में अपना काम निभाएंगी। अभी भी 6 महीने हैं इलेक्शन में, क्योंकि जो इलेक्शन होगी वो मार्च 26 में होने की बात हो रही है। ये तो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर है, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर की कितनी पावर होती है, ये जेन जी रेबेलियन के जो लोग हैं वो इसके साथ कितना मिलके चलेंगे, कौन मंत्री अपॉइंट होंगे, किस डायरेक्शन जाएगा, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्या करेंगी, आर्मी क्या रोल निभाएगा। तो बहुत सारी अनसर्टनिटीज हैं अभी भी नेपाल में, बट भारत विश करता है, और जो भी मदद जरूरी होगी, आई एम श्योर हमारी भारत सरकार ह्यूमैनिटेरियन मदद देने को बिल्कुल परस्पर तैयार है। नेपाल की मौजूदा राजनीतिक हलचल सिर्फ काठमांडू तक सीमित नहीं है। यह भारत, चीन और अमेरिका तीनों के लिए चिंता का विषय है। भारत के लिए यह उसके उत्तर की सुरक्षा और सांस्कृतिक रिश्तों से जुड़ा मामला है। चीन के लिए ये उसकी BRI परियोजना का हिस्सा, और अमेरिका के लिए अपनी सामरिक मौजूदगी को मजबूत करने का अवसर। आने वाले 6-7 महीनों में अंतरिम सरकार, संसद और चुनाव, इन सभी पर जो भी सहमति बनेगी वही तय करेगी कि नेपाल स्थिरता और विकास की दिशा में बढ़ता है या अस्थिरता का मैदान बनता है। एक बात साफ है, नेपाल की राजनीतिक दिशा सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि दक्षिण एशिया की कूटनीति और सुरक्षा समीकरण को प्रभावित करेगी। चैनल हेड RP श्रीवास्तव के साथ विजय नंदन, स्वदेश न्यूज। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।